कल हमने पढ़ा था प्रतिलोम फलन के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। सेकंड चैप्टर है ये आपका 12th क्लास में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो, कल हमने प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था और हमने इसकी आवश्यक शर्त पढ़ी थी कि फलन एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। ऐसे फलन जो एक एक ही आच्छादक होंगे उन्हीं का प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो वो कंडीशन यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी अप्लाई होगी। त्रिकोणमितीय फलन की बात करें, एक एग्जाम्पल लें हम साइन थीटा वाला, कि यदि x बराबर है साइन थीटा, तब थीटा बराबर होगा आपका साइन इनवर्स x। तो ये इसका प्रतिलोम हो गया। बात करें कि यदि x बराबर साइन थीटा है, तब ये फंक्शन है आपका f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r, x बराबर साइन थीटा। ठीक, तो r टू r की स्थिति में यदि आप थीटा का मान यहाँ रखोगे तो ये जो फलन है ये एक एक ही आच्छादक नहीं होगा। अब ये देखो, ये r, ये r, ये तो हो गया आपका प्रांत और ये हो गया आपका सहप्रांत। अब इसमें देखो एक वैल्यू है आपकी 0 यानी 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन पाई यानी 180 इसका मान भी 0 होता है। 2 पाई इसका मान भी 0 होता है। साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 इसका मान 1 होता है। ऐसे आगे 5 पाई बाई 2 उसका मान भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब फलन है बहुएकी फलन। इधर बात करें तो देखो -1, 0, 1, इसके अलावा यहाँ पे आपका -2 भी है, -3 और भी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं। लेकिन साइन की अगर आप वैल्यू देखोगे, परिसर देखोगे, तो -1 से +1 होता है। यानी कि यदि x बराबर है साइन थीटा, तब x की जो वैल्यू है वो होगी -1 से +1, क्लोज्ड इंटरवल। तो अब आप देखो, सहप्रांत यदि r है, परिसर है -1 से 1, इसका मतलब बहुत सारी वैल्यू ऐसी हैं जो बच रही हैं, छूट रही हैं, जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसका मतलब फलन हो गया आपका अंतरछेपी। तो इस स्थिति में फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो हम इसका प्रांत और सहप्रांतों से कन्वर्ट करेंगे और अब हम इसको इस तरह से लिखें कि f सच दैट -π/2 से +π/2 टू -1 से 1। इस प्रांत और सहप्रांत के लिए, अब सहप्रांत तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि जब वैल्यू -1 से 1 है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव काम में आएगा, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो इसका मतलब अब अंतरछेपी तो रहा नहीं, अब ये आच्छादक होगा। और इधर से बात करें तो हमने एक ऐसा अंतराल ले लिया जिसमें वैल्यू इस प्रकार से व्यवस्थित है कि प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होगा। इसका मतलब फलन एक एक ही होगा। जैसे बात करें हम साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। साइन -90 उसका मान -1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इस तरह से सभी के मान अलग अलग रहेंगे। तो फलन हो जाएगा आपका एक एक ही आच्छादक। अब आप लिख सकते हो कि यदि हम ये कहें कि फलन है आपका इसके लिए, ये प्रांत और सहप्रांत के लिए, कि y बराबर है साइन x, या अभी हम जैसे हमने यहाँ लिया कि x बराबर है साइन थीटा, तब थीटा बराबर होगा आपका साइन इनवर्स x। अब ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा इसके लिए। तो जैसे साइन के लिए है, ऐसे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब के लिए हमें उसके प्रांत और सहप्रांत इस प्रकार से व्यवस्थित करने होंगे कि फलन एक एक ही आच्छादक हो, तब जाके उनका प्रतिलोम विद्यमान होगा। यानी कि तब जाके वो कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब में परिवर्तित हो पाएगा। साइन इनवर्स एक्स यानी कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसको आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ARC ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो आप ARC कॉस एक्स। टेन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो ARC
tan x, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर हम R इसकी, तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये बहुमानीय फलन होते हैं, बहुमानीय फलन होते हैं। अगर हम R को देखेंगे उस स्थिति में, क्योंकि ये जो हम प्रांत और सहप्रांत यानी ये जो चीज व्यवस्थित कर रहे हैं, इससे तो फलन का मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, जैसे हम यहाँ कहें कि साइन थीटा बराबर है 1/√2, तो थीटा का मान क्या होगा? तो 11वीं क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में व्यापक मान के बारे में पढ़ा है। तो जैसे अगर हम यहाँ साइन थीटा बराबर 1/√2 लें, तो यहाँ पे थीटा के मान हो सकते हैं, पहला तो हम पहले चतुर्थांश की बात करेंगे तो उसमें मान आपका हो जाता है π/4 यानी कि 45 डिग्री। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 3π/4 हो जाएगा। उसके बाद एक सर्किल में एक वैल्यू दो बार रिपीट हो गई, एक तो यहाँ आ गया 45, फिर यहाँ आ गया आपका 135 यानी कि 3π/4, वापस से दूसरे सर्किल में फिर से वैल्यू रिपीट होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप इसको ऐसा लिखोगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स 1/√2। तो आप देख लो थीटा के खूब सारे मान प्राप्त हो रहे। इसका मतलब फलन कैसा है? बहुमानीय फलन। तो एक तो ये हो गया बहुमानीय फलन है, दूसरा हो गया कि इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है तो ARC ऑफ साइन x, कॉस इनवर्स x है ARC ऑफ कॉस x, टेन इनवर्स ARC ऑफ टेन x, इस प्रकार से। अब बात करें इसके प्रांत और परिसर की टेबल के बारे में, कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन है उसके लिए उसका प्रांत क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा या परिसर क्या होगा। इजी चैप्टर है, आप आसानी से समझ सकते हो इसे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप वापस से उसे देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आपकी त्रिकोणमिति भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे इसके सवाल करेंगे तो त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो ज़्यादा काम में आएंगे। तो आपको त्रिकोणमिति के सूत्र भी याद करने हैं, मैं लिखा दूंगा बाद में, त्रिकोणमिति के भी लिखा देंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी लिखा देंगे एक साथ। फिलहाल हम टेबल देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रांत यानी कि डोमेन, और यहाँ आ जाएगा आपका परिसर यानी कि रेंज। देखिए, तो यहाँ आपके पास है जैसे साइन इनवर्स x, तो अभी हमने देखा इसका जो प्रांत का मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से +1। x का मान -1 से +1, या फिर हम इसको एक तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ -1 से +1, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल +1। इसका परिसर, तो इसका परिसर होगा आपका -π/2 से +π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल यानी कि समृत अंतराल में। बात करें कॉस इनवर्स x की, तो कॉस इनवर्स x का प्रांत भी -1 से +1 होगा, यानी कि x इज ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल +1। लेकिन इसका जो परिसर होता है वो होता है आपका 0 से π। बात करें टेन की, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो r होता है, r यानी कि वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक मान। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन ∞। ध्यान रखना इक्वल नहीं आएगा,
क्योंकि जो अनंत है वो किसी भी संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे केवल x का मान माइनस अनंत से बड़ा है और प्लस अनंत से छोटा है। और इसका परिसर होगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ध्यान देना ये क्लोज्ड है। साइन इनवर्स x के लिए जो परिसर है वो है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, जबकि tan इनवर्स x के लिए जो परिसर है वो है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। नेक्स्ट आपका कॉट इनवर्स x, तो इसका भी जो प्रांत है वो r होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞, और इसका जो परिसर होगा वो होगा ओपन इंटरवल 0 to π। कॉस इनवर्स x का क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, कॉट इनवर्स x का 0 to π इन ओपन इंटरवल। इसके बाद बात करें हम सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का जो प्रांत है वो होता है आपका r -1 से +1। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमें ये जो -1 से +1 के बीच की संख्या है वो हटानी है, वो विद्यमान नहीं होगी। आप देखोगे कि जब आप सेक थीटा x बराबर सेक थीटा, इसका यदि आप मान निकालोगे तो हमेशा -1 से या तो छोटा आएगा या +1 से बड़ा मान आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसमें विद्यमान नहीं होगा। और इसका जो परिसर है वो होगा आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 to π -π/2। ध्यान रखना मझले कोष्ठक में π/2 का मतलब केवल ये एलिमेंट है, केवल आपको π/2 को हटाना है इस अंतराल में से। 0 to π का जो अंतराल है उसमें से आपको π/2 को हटाना है। बचा हुआ जो मान है, बचा हुआ जो समूह है वो आपका परिसर कहलाएगा। ठीक ऐसे ही कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का प्रांत ये भी आपका r -1 to 1, यानी कि आपको वही r में से आपको ये वैल्यू -1 से +1 के मध्य का जो मान है वो सब हटा देना है। और इसका परिसर की बात करें तो इसका परिसर होगा आपका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 और माइनस करेंगे यहाँ पे हम 0। देखो बात करें हम कोसेक की, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा? तो कोसेक 0 का मान अनंत होता है। कोसेक 0 का मान अनंत होता है और अनंत अपरिभाषित मान है। ऐसी वैल्यू जिनके लिए हमें अपरिभाषित मान प्राप्त होता है वो प्रांत में विद्यमान नहीं होती हैं, यानी उनको हम काम में नहीं लेते। तो ऐसी कंडीशंस को हम हटा के रखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से देखो सेक इनवर्स x में से π/2 को हटा दिया और कोसेक इनवर्स x में से 0 को हटा दिया। ठीक है, तो ये टेबल है जिसमें सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत और परिसर आपके लिए लिख दिए गए। तो यहाँ से आप इनको याद कर सकते हो। मुख्य मान जब आप निकालोगे इसका तो वहाँ ये चीज़ काम में आएगी। जैसे मैं बात करूँ कि आपके लिए ये दिया जाए यही कि साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान आपसे पूछा जाए। अब आप सोचो कि 1/√2 मान तो π/4 का भी है और 3π/4 का है। आप मान आंसर लिखते हो 3π/4, तो 3π/4 इसका आंसर नहीं होगा। मुख्य मान की बात करेंगे तो हमेशा जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो जो मान निकल के आएगा इस वैल्यू के लिए, जो कोण निकल के आएगा वो हमेशा इस परिसर में ही विद्यमान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस परिसर से अलग हो। तो आज हमने ये टेबल पढ़ी, कल हम इसके बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको लिखेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब हम सीखेंगे कि मुख्य मान किस प्रकार से निकालते हैं और व्यापक हल के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है।